हेलो बच्चों, मैं यदु सर आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल MK यदु में स्वागत करता हूं। चलिए आपको राष्ट्रवाद की भावना को आज पढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की भावना स्पष्ट रूप से फ्रांसीसी क्रांति के समय अभिव्यक्त हुआ था। राष्ट्रवाद की भावना स्पष्ट रूप से फ्रांसीसी क्रांति के समय हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। 1789 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। 1789 में हुआ था। राष्ट्रवाद की भावना को उजागर किया गया था। कैसे? आप लोग हमको ठेठ में बताते हैं, जैसे कि हमारे गांधी जी थे जो गांव गांव कस्बा कस्बा जा कर सब लोगों को चिताए थे कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न किए थे। राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न किए थे, जिससे कि हम लोग के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी। नहीं समझ में आ रहा तो विस्तार से आपको समझाते हैं कैसे हम लोग के ऊपर अंग्रेज ने शासन किया था, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना उस समय हमारे अंदर नहीं था। चलिए आपको हम दिखलाते हैं। ये रहा अपना भारत। ये रहा अपना भारत। ये रहा अपना भारत। यहाँ पे सबसे पहले अंग्रेज आए और बंगाल को जीते। बंगाल को जीते तो यहाँ पे सभी बंगाल के राजा को मार रहे थे। बंगाल के राजा को मार रहे थे तो वहां का अवध का राजा मुस्कुरा रहे कि ठीक कर रहा है, मार रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन वही क्या हुआ कि अवध का राजा पिटाया, फिर यहाँ पे टीपू सुल्तान को मारने लगे तो महाराष्ट्र के राजा से मुस्कुरा रहा है कि ठीक हो रहा है, पिटा रहा है तो। और वैसे करते 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 पूरी अपनी भारत पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। जब अंग्रेजों ने कब्जा किया तो हम लोग के अंदर उस समय राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। नहीं तो अंग्रेज मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे ऊपर कभी नहीं शासन करते, क्योंकि हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। तो इसी को जगाने के लिए गांधी जी सबसे पहले सोचे कि किस तरह से हम लोग राष्ट्रवाद की भावना को उजागर करें। तो वो क्या किए कि शहर, गांव, देहात, टोला जार सब जगह गए और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को उत्पन्न कराए। और उत्पन्न होते ही सब लोगों को लगने लगा कि अब हल्ला होना चाहिए और विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। तब अंग्रेजों ने बोला कि हम कहां से जाएं। तब गांधी जी बोल रहे हैं कि आप कहां से जाइए, पूरा भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग पढ़े होंगे, पूरा भारत छोड़ो। इसको देखते हुए तब अंग्रेजों ने यहां से भारत छोड़ा। क्यों? क्योंकि पहले हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। आज राष्ट्रवाद की भावना को उजागर होते ही पूरी अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। इसी तरह से क्या था, पहले फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी और उसको उत्पन्न किया गया। और राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न किया गया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में पहले क्या था, एक संस्था था। एक संस्था में क्या था, संस्था में स्टेट था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में राजा रहते थे और द्वितीय स्टेट में पादरी और कुलीन रहते थे और तृतीय स्टेट में सर्वहारा लोग रहते थे, जिसमें सारा नियम कानून सब पर क्या था, तृतीय स्टेट पर ही था। प्रथम में क्या था, राजा था। प्रथम में राजा। द्वितीय में क्या था, द्वितीय में पादरी कुलीन था। और इसमें सर्वहारा माने सभी जगह से हारा हुआ। इसमें कौन कौन थे, व्यापारी थे, किसान थे, मजदूर थे, जितना भी सोच सकते हो सभी लोग कहाँ थे, सर्वहारा में थे। और नियम कानून टैक्स सब किस पर लगता था, सर्वहारा पर लगता था। और ये सब दोनों पर कुछ नहीं लगता था। इसको एक समान करने के लिए वहां के सभी की जनता के अंदर लगा कि हम लोग सब एक जैसे हैं और हम लोग के अंदर क्यों नहीं सबके कानून एक समान हो। तो ये देखते हुए सब लोग को अंदर ये विचार उत्पन्न हुआ। पहले ये विचार उत्पन्न नहीं था और ये विचार उत्पन्न हुआ। और ये होते ही ये एक शब्द का उजागर हुआ। क्या शब्द था,
समानता, समानता शब्द था। समानता, समानता शब्द में यह था कि सभी लोग कानून के समक्ष सब समान होंगे, सब समान होंगे। और यही से समानता का विचार उत्पन्न हुआ लोगों के अंदर। फिर एक और शब्द आया, क्या आया था? वो स्वतंत्रता आया था, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। और यह स्वतंत्रता क्या था? राजतंत्र की कब्र खोदने की बात हुई थी। इसमें राजतंत्र की बात, कब्र खोदने की क्या बात हुई थी? पहले क्या था कि रानी के कोख से जो बच्चा पैदा होगा वही राजा बनेगा, लेकिन इसमें क्या था कि जो रानी के कोख से पैदा नहीं होगा, इसमें कोई भी चुन ले, जनता सिर्फ खाली चुनने वाला हो, चुन लिया जाए, वो राजा बनेगा, वो राजा बन जाएगा। जनता जनमत संग्रह से वोटिंग के द्वारा जो चुने और लोकतंत्र व्यवस्था को स्थापित हुआ। और इसी के लिए स्वतंत्र शब्द का उजागर हुआ। और एक और शब्द आया था, एक और शब्द था जो बंधुता था। बंधुता शब्द आया। बंधुता शब्द कैसे आया? बंधुता शब्द ऐसे आया कि जब 1789 की क्रांति हो रही थी तो सभी लोग आपस में देख रहे हैं कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, हर जाति के, हर धर्म के, काला है, गोरा है, कोई भेदभाव नहीं है। कुछ भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो सब एक साथ कर रहे हैं, कोई चीज हो रहा है तो सभी को एक साथ किया जा रहा है। ये देखते हुए सब में मन में विचार उत्पन्न हुआ कि ये क्या हो रहा है, तो ये आपस में सब हम लोग भाई भाई है। और ये देखते हुए पूरी बंधुता और भाई का एक विचार उत्पन्न हुआ। और ये विचार उत्पन्न होते ही और इसी तीनों शब्दों को, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के शब्दों को नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे यूरोप के अधिकांश देशों पर राज किया। यही तीन शब्द के बदौलत, यही तीन शब्द की बदौलत। और वहां पे क्या हुआ, एक और व्यवस्था आई जिसमें केंद्र शासित व्यवस्था, केंद्र प्रशासनिक व्यवस्था लागू हुआ। केंद्र शासित व्यवस्था लागू होते ही उसमें क्या था, सबसे पहले भाषा पर रोक लगा। सबसे पहले भाषा पर रोक लगा। भाषा में क्या था कि कुछ दूर पर जाने पर अलग भाषा, कुछ दूर पर अलग भाषा, लेकिन वहां पर सेंटर डिसाइड किया कि एक भाषा कोई होगा, कोई भी जो भी हो एक भाषा में होना चाहिए। और फिर एक और था प्रॉब्लम, क्या? माप तौल की, माप तौल की और मुद्रा, इसमें भी अलग अलग था, मुद्रा में भी अलग अलग था। इसको भी एक रूपता लाने के लिए माप तौल में क्या था कि आप यहाँ से कुछ दूर पर, मान लीजिए 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर गए, वहां के पता चला कि 1 लीटर 500 ग्राम में हो रहा है और 1 किलो 400 ग्राम में हो रहा है। तो इस सबन को एक रूपता लाने के लिए सभी को एक संगठित बनाया गया और प्रशासनिक व्यवस्था सेंट्रलाइज सिस्टम लाया गया, जिसमें सेंट्रलाइज सिस्टम यह था कि सब सेंटर जो तय करेगा पूरा देश में लागू होगा, यह देखा गया। और मुद्रा में भी एक रूपता लाया गया। मुद्रा में क्या एक रूपता था तो वहां पे कुछ जगह पर 50 पैसा 1 रुपया के बराबर माना जाता था, उसको भी एक रूपता लाने के लिए सेंटर ने तय किया कि 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होगा। और इसको भी एक रूपता लाया गया। एक समान कानून की एक बात हुई, एक समान कानून की बात हुई, एक समान कानून की बात हुई। इसके लिए सभी को, ऊंच हो नीच हो, गरीब हो, राजा हो, मंत्री हो, सभी के लिए कानून समान होगा। सभी के लिए कानून क्या होगा? समान होगा। इसमें किसी के लिए भेदभाव कुछ नहीं होगा। और 1804 में नेपोलियन संहिता हुआ, जो सारी बातों को जिक्र किया गया इसी में जिक्र किया गया। और नेपोलियन बोनापार्ट ने कौन कौन से शब्द को लेकर चल रहे थे? नेपोलियन बोनापार्ट ने समानता और समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये तीनों शब्दों को लेकर अब यूरोप के अधिकांश देशों पर राज किए नेपोलियन बोनापार्ट ने, यही तीनों शब्दों को। क्योंकि ये तीनों शब्द जब जनता के बीच बोला जाता था तो जनता इनके पक्ष में आ जाता था और जनता ने कहता था कि आइए हम आपके साथ हैं, राजा के खिलाफ हम हैं, आपको गुप्त रूप से हम आपके साथ ही रहेंगे। और जब राजा हारने लगता था तो जनता वहां का खुलकर नेपोलियन बोनापार्ट को सपोर्ट करता था।
और नेपोलियन बोनापार्ट की सबसे बड़ी भूल कहा जाए या क्या जो भी कहा जाए, उनको सबसे बड़ी भूल क्या थी? भूल यह थी कि वो एक रूस पर आक्रमण करना, रूस पर आक्रमण करना सबसे उनकी बड़ी भूल साबित हुई। कैसे भूल साबित हुई? जब नेपोलियन बोनापार्ट ने प्लान बनाया कि रूस को ही जीत लेंगे, लेकिन रूस का राजा बहुत चालाक निकला। वो इतना चालाक निकला कि आप समझ सकते हैं कि कितना चालाक होंगे एक तरह से। वो कि क्या किया कि जब वो नेपोलियन बोनापार्ट इस पर सेना लेकर आक्रमण किया, नेपोलियन बोनापार्ट लेकर आक्रमण किया, तब ये क्या हुआ? जब नेपोलियन बोनापार्ट इस पर आक्रमण किया तो वो धीरे धीरे वहां का राजा जितने भी था, छोटे गांव देहात, जितने भी खाने पीने का सामग्री, रहने का सामग्री, उसको नष्ट करते हुए राजा पीछे में आया, अपनी सैनिक को लेकर हटते चला गया और चलते चलते कहां चला गया? मास्को तक लेकर आया। उसके बीच में सारा नेपोलियन के सेना ठंड में कुकुर कर जब ठंड के मारे कोई जम गया, कुछ हो गया, कुछ ही सेना बची जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट एक युद्ध लड़ता है। कौन सा युद्ध? 1813 में एक युद्ध लड़ता है। 1813 में एक युद्ध लड़ता है, लिमचिम का युद्ध, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार होती है। नेपोलियन बोनापार्ट की इसमें हार होती है और इसे पकड़कर कहां भेज दिया जाता है? एल्वा द्वीप पर इसे पकड़कर भेज दिया जाता है। और एल्वा द्वीप पर भी नेपोलियन बोनापार्ट था, तो इसको कोई शानो शौहरत में कोई कमी नहीं था। सब जगह तो नेपोलियन बोनापार्ट को वाहवाही से ही देखा जा रहा था। और ये क्या हुआ कि ये फिर से वहां से भाग निकला और फ्रांस में आ गया, और फ्रांस में आते ही बोला कि हम यहाँ का नागरिक हैं, हम यहाँ पर रह सकते हैं, और तब यहाँ पे देखा कि फ्रांस में मटेरनिक ने फिर वो देखा कि ये फ्रांस में फिर रहेगा, फिर ऊंच नीच फिर ऊपर करेगा, ये कुछ ना कुछ करेगा ही। तो इसको देखते हुए मटेरनिक ने अपने कुछ साथियों के जैसे में जो थे, जो राजतंत्र के अभी भी समर्थन थे, जैसे में ऑस्ट्रिया हो गया, रूस हो गया, इंग्लैंड हो गया और इटली हो गया, ये सभी को निमंत्रण दिए कि चलिए नेपोलियन बोनापार्ट को हराया जाए, लड़ा जाए और उसे हराया जाए। लेकिन इटली के राजा वहां पे नहीं आते हैं, और एक युद्ध होता है 1815 में एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? वाटरलू की एक युद्ध होता है जो बेल्जियम में स्थित है। वाटरलू की युद्ध में पूरी तरह से नेपोलियन बोनापार्ट की हार होती है, और उसे पकड़कर कहां भेज दिया जाता है? सेंट हेलेना द्वीप पर, जहां इसकी मृत्यु हो जाती है। और 1815 में एक सम्मेलन का आयोजित किया जाता है। 1815 में एक सम्मेलन का आयोजित किया जाता है। ये कहाँ किया जाता है? ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में, और वियना सम्मेलन बुलाया जाता है। ये कैसा सम्मेलन था? ये सम्मेलन रूढ़िवादियों का था, रेडिकल लोगों का नहीं था, इसमें रूढ़िवादियों का था। रूढ़िवादियों का यह 1815 में सम्मेलन था। इस सम्मेलन का नाम दिया जाता है वियना सम्मेलन। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मटेरनिक कर रहे थे। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मटेरनिक कर रहे थे, और मटेरनिक ही कर रहे थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य यह था कि जो नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया गया है, उसे समाप्त कर पूर्ण राजतंत्र व्यवस्था को स्थापित करना था। और इसका एक मुख्य उद्देश्य यही था, और यह होता भी है। और फ्रांस में राजा बनाने की बात आती है, तो वहां का राजा कौन बनते हैं? लुई 18वां वहां का राजा बनते हैं। और लुई 18वां राजा बनते हैं, लेकिन अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि काहे लुई 17वां बनकर ना 18वां क्यों बना? क्योंकि वो अपने लुई 17वां इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो अपने बाबूजी को देखे थे फांसी पर
चढ़ते हुए, इस कारण से वो लुई 17वां नहीं बनते हैं और लुई 18वां राजा बनते हैं। और जनता एक्सेप्ट भी कर लेता है लुई 18वां को, क्योंकि ये बहुत सीधा था और सीधा चीज को हर कोई इग्नोर नहीं करता है और सब कोई लेके चलता है। क्यों? क्योंकि देखे होंगे कभी अपने गांव या मोहल्ले में कि कोई कुत्ता ऐसा भी होता होगा जो बच्चा भी मार रहा है और कोई जवान भी मारता है तो क्या करता है, वो काटता नहीं है, वो काटता नहीं है। तो उसको सब कोई कहते हैं कि एक सीधा कुत्ता है, इसको खाना वाना दे दो। उसी तरह का लुई 18वां थे जो बहुत सीधे थे, इससे कोई जनता को दिक्कत नहीं थी और जनता एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि ठीक है ये राजा बनते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से फिर से बुर्गो वंश पहले समाप्त हो चुका था, पुनः स्थापित होता है। कौन सी वंश? याद रखिएगा, कौन सी वंश? बुर्गो वंश स्थापित होता है, पहले समाप्त हो चुका था फिर से स्थापित किया जाता है। तो एक क्वेश्चन में आपका आ सकता है कि कौन सा वंश है जो पहले समाप्त हो गया था फिर पुनः स्थापित होता है? तो बुर्गो वंश। बुर्गो वंश स्थापित होता है और वहां का राजा कौन बनता है? लुई 18वां वहां का राजा बनते हैं। लुई 18वां वहां से राजा बनते हैं। लुई 18वां राजा बनते हैं उसके और इसके लुई 18वां राजा बनते जब तक लुई रहे कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। लुई 18वां जब तक राजा रहे यहाँ से कोई दिक्कत की बात नहीं थी, सबको एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन इनके मृत्यु के बाद चार्ल्स 10वीं राजा बनते हैं और ये अपने प्रधानमंत्री किसको बनाते हैं? पुलिगनेक को। पुलिगनेक को अपने ये प्रधानमंत्री बनाते हैं। चार्ल्स 10वीं राजा बनते हैं और पुलिगनेक प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन ये कैसा राजा बनते हैं? ये ऐंठ जोइंट करने वाले राजा बनते हैं। और ऐंठ जोइंट का मतलब ये समझिए, ऐंठ जोइंट कैसे राजा बनते हैं? क्योंकि इनके दादा और परदादा के साथ घटना घटी थी। तो ये क्या कहते हैं, चलो कुछ भी होगा तो समझ लेंगे। अरे तुम्हारा ही कहीं पर देखे होंगे क्या, गांव देहात में किसी के यहाँ घटना घट जाती है तो उसका कौन डराएगा? बाप डराएगा, पोता डराएगा, पर पोता कहे क्या आ जाएगा फॉर्म में, जे होगा से देख लेंगे। उसी तरह का चार्ल्स 10वीं है, जे होगा से देख लेंगे। और ये फिर से क्या करते हैं, चार्ल्स 10वीं और पुलिगनेक ने विशेषा कानून पारित कर देते हैं। विशेषा कानून संसद में पारित कर देते हैं। विशेषा कानून संसद में जैसे ही पारित होता है पेरिस के सड़कों पर पुनः विरोध प्रदर्शन होता है। और ये कब पारित होता है? ये कब पारित होता है? 25 जुलाई 1830 को ये पारित होता है। ये पारित होते ही पेरिस के सड़कों पर पुनः विरोध प्रदर्शन होता है, वो भी जोरों थोड़ों से। क्यों? क्योंकि ये पुरानी बातों को याद दिलाता है कि किस तरह से हमारे ऊपर जुल्म ढाया गया था विशेषा कानून लाकर, और फिर से विशेषा कानून लाया जा रहा। और इसको देखते हुए पूरी पेरिस सड़कों जाम होता है। जब ये पता चलता है चार्ल्स 10वीं और पुलिगनेक को, तो लगने लग जाता है कि यह नहीं कि मेरे परदादा की तरह जिस तरह से घटना हुई उस तरह से मेरे साथ ना घटना हो जाए। इसको देखते हुए फ्रांस की राजा चार्ल्स 10वीं और पुलिगनेक राज गद्दी छोड़कर पलायन कर जाते हैं, इंग्लैंड पलायन कर जाते हैं। तब वहीं का एक वंश थे, आर्ली हिल्स वंश, जिसमें एक बहुत अच्छे घराना के थे, उनको राजा बनाया जाता है। वो कौन सी राजा थे? लुई फिलिप। लुई फिलिप राजा बनते हैं और इनके विरोधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जो है गीजो को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ये कौन है? विरोधी को राजा प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और ये क्या करते हैं, जब लुई फिलिप राजा बनते हैं तो ये 1830 से राजा बनते हैं। 1830 से राजा बनते हैं और ये 18 सालों तक कुछ नहीं करते हैं। ये क्यों नहीं करते हैं? ये अमीरों के प्रभाव में आ जाते हैं। ये अमीरों के प्रभाव में आने के कारण
फ्रांस में बेरोजगारी भूखमरी इतना बढ़ जाता है, बेरोजगारी और भूखमरी कि लोगों को लगता है खाने को नहीं जुटता है। तब वहां के लोगों को लगता है क्या किया जाए। तो वहां के जनता ने एक शब्द दिया था, ये अमीरों के द्वारा चलने वाला ये शासक है, और चलने वाला शासक है। ये कितना है, ये 1830 से 1848 तक ये शासन करते हैं। तब एक थियर्स के नेतृत्व में 22 फरवरी 1848 में थियर्स के नेतृत्व में महाभोज का आयोजन किया जाता है। ये भी आयोजन कैसा था, जनता के द्वारा ही आयोजन किया जाता है। जनता बोला जाता है कि आप 500 रुपया दीजिए, उससे पूछा जाता है जो जिसको जितना इच्छा है 550 हजार जितना देने का आपका औकात है उस हिसाब से आप दीजिए, और देकर एक महाभोज का आयोजन करते हैं। और ये महाभोज के इसको सम्मिलित करेंगे, जनता को बुलाएंगे और राजा के खिलाफ कुछ बातें रखेंगे और मनवाएंगे। ये विचार तो वहां पे महाभोज का आयोजन किया जाता है। लेकिन लुई फिलिप और गीजो को ये बातें पता चलती है, तो वहां फील्ड में जितने भी लोग रहते हैं, फील्ड में वहां पे जितने सामग्री आया हुआ तो रहता है, जैसे कि चावल दाल चूल्हा उल्हा ये सब बना हुआ रहता है, सभी को सेना द्वारा नष्ट करवा दिया जाता है। ये बात तो जब जनता को पता चलता है तो जनता बोलता है कि ये मेरे पैसा से मेरे हाथी से बन रहा था, तो ये राजा को हम लोग को सुरक्षा देना चाहिए था कि कोई हंगामा ना हो, और ये उल्टा हम लोग का ही ऊपर जुल्म ढा रहा। और इसको बात जब जनता को पता चलती है तो जनता पेरिस में इतना विरोध प्रदर्शन करता है कि गीजो और लुई फिलिप और गीजो को लग जाता है कि अब यहाँ रहना सेफ नहीं है, और वो कहां चले जाते हैं, इंग्लैंड पलायन कर जाते हैं अपने राजगद्दी को छोड़कर। कब 24 फरवरी 1848 को 24 फरवरी 1848 को चले जाते हैं, छोड़कर भाग जाते हैं। तब क्या होता है, अब बोला जाता है कि नहीं, अब राजा किसी को नहीं बनाएंगे, अब राजा हम लोग डिसाइड करेंगे किसको बनाना है और किसको नहीं बनाएंगे। इस देखते हुए सब जनमत संग्रह होता है और वहां पे वोटिंग किया जाता है, और एक चुनकर आते हैं। कौन चुनकर आते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट कब के मर गए हैं, नेपोलियन तृतीय आते हैं। नेपोलियन तृतीय क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। और ये कैसा राजा है, लोकतंत्र राजा है। ये न कि राजतंत्र वाले नहीं, ये लोकतंत्र वाले राजा हैं जो जनता द्वारा बनकर आए हैं। और ये जब बनकर आए, कब आए, 1848 में। और जब ये पता है कि फ्रांस को सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप छींकता है। ये किसका कहना था, मटरनी का कहना था। और मटरनिक अगर युग का जिक्र किया जाए, तो कब से कब था मटरनिक युग पूछेगा तो आपको कब से कब मानना है, 1815 से 1848 तक ये मटरनिक युग से नाम से जाना जाता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पूछेगा 1815 से 1848 तक कौन सा युग था, मटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। और जब ये फ्रांस को सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप छींकता है। और इसको देखते हुए अब की बार मटरनी के ही राज्य में ऑस्ट्रिया में आवाज उठना चालू होता है और विरोध प्रदर्शन चालू होता है, तो मटरनी को लग जाता है कि अब यहाँ रहना सेफ नहीं, और यहाँ से पलायन कर जाते हैं कहाँ, इंग्लैंड। राजगद्दी छोड़कर अपने कुछ सहयोगियों के साथ इंग्लैंड पलायन कर जाते हैं। और यहाँ पे अब आप लोग को लग रहा होगा कि सब इंग्लैंड ही क्यों भाग रहे हैं। सब इंग्लैंड भागने का मुख्य कारण था वहां का सेना। यह इंग्लैंड है, यह है फ्रांस में क्या था, स्थलीय मार्ग है, स्थलीय चारों तरफ से घिरा हुआ है। लेकिन इंग्लैंड क्या था, समुद्र की चारों ओर से घिरा हुआ था। तो यहाँ कौन सी सेना रहेगी, नौसेना रहेगी ज्यादा, और स्थलीय सेना कम रहेगी। तो यहाँ से पहले से ही यहाँ का राजा हस्तक्षेप की नीति अपनाए होते थे। दुनिया का सबसे पहला संसद कहाँ है, इंग्लैंड में है। दुनिया का सबसे पहला संसद इंग्लैंड में है।
और यहाँ क्या था कि सब स्थलीय सेना ज्यादा होने के कारण यहाँ का कोई विरोध प्रदर्शन होता था उसको कुचल दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे नहीं कुचल दिया जाता था और यहाँ पे सेफ महसूस करते थे। यहाँ के लोगों को कहते थे, यहाँ का राजा का मतलब, इंग्लैंड का राजा का मतलब जनता कहते थे अच्छा, यहाँ का राजा का मतलब अच्छा होता था। चलिए आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।